हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बेहतर होंगे आप सभी लोग। मैं सचिन कुमार सिंह आप लोगों के सामने रोज की तरह फिर से उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि पता है हमारा जो सेशन चल रहा है, मॉडल पेपर हम लोग करा रहे हैं। तो ये 10वां मॉडल पेपर है दोस्तों। इसमें जो है ये मॉडल पेपर यूपीएससी पेट, एनटीपीसी, सीबीटी 2 और आरआरबी ग्रुप डी और एसएससी जीडी सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं ऑलरेडी लेके आता हूँ हर मॉडल पेपर में। ऐसे क्वेश्चन जो दोस्तों जो आजकल एग्जाम में एडवांस जो मैथ पूछी जाती है उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन आप लोगों को सेट में बताते हैं। तो दोस्तों आज का ये मॉडल पेपर जो 10 है इसमें 11 है ये मॉडल पेपर। इसके पहले 10 मॉडल पेपर ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं हमारे नीर 143 क्लासेज यूट्यूब पर जाके। जिन दोस्तों ने नहीं देखा इसको जाके देखिए और अपनी तैयारी को एक अच्छे लेवल तक लेके जाइए, क्योंकि दोस्तों जब तक तैयारी अच्छी नहीं होगी तब तक आप किसी एग्जाम में जो है अच्छे से अच्छे मार्क गेन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो तैयारी हमेशा निरंतर करनी चाहिए और अच्छे से अच्छे कंटेंट जानने चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आज के ये मॉडल पेपर 11 में पार्ट 1 में हम आपको अरिथमेटिक के क्वेश्चन और पाई चार्ट से संबंधित क्वेश्चन और स्टैटिक जीके क्वेश्चन हम बताएंगे। और जो पार्ट 2 आएगा उसमें हमारे नीरज सर जो हैं हिंदी के 5 क्वेश्चन, इंग्लिश के और ज्योग्राफी, भूगोल और संविधान, इसी तरह से 5-5 क्वेश्चन लेके आपको पार्ट 2 में आएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक के क्वेश्चनों से। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? पहला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है यदि किसी वस्तु का चिन्हित मूल्य D है, कितना है? D है, वह वस्तु 10% छूट पर बेची जाती है। कितने परसेंट छूट पर बेची जाती है दोस्तों? 10% छूट पर बेची जाती है। यदि वस्तु को D-72 पर बेची जाती तो वस्तु को 612 रुपए में बेचने पर छूट प्रतिशत ज्ञात करना है, क्या होगा, है नहीं? तो दोस्तों इसको हम इस सवाल को 2 तरीके से लगाएंगे। एक तो हमारा बेसिक तरीका होगा। कौन सा तरीका होगा? बेसिक तरीका होगा। तो पहले हम बेसिक तरीका देखते हैं। टाइप 1 क्या है? कह रहा है किसी वस्तु का चिन्हित मूल्य अर्थात मार्क प्राइस। मार्क प्राइस क्या है? एमपी हम उसको लिख लिए मार्क प्राइस इनटू कितने परसेंट है? डी है, चलो ठीक, डी को हमने एमपी लिख लिया मार्क प्राइस। तो कितने परसेंट छूट है? 10%। अब 100 से 10% छूट है तो कितना हो जाएगा? कहोगे 90%। 90% का निशान हटा तो बटे में कितना आया दोस्तों? 100 आया, है नहीं? बराबर बेची जाती है। यदि वस्तु को D-72 अर्थात D क्या है? MP है, तो हम मार्क प्राइस वही MP -72 लिख सकते हैं ना। D को हमने MP मार्क प्राइस मान लिया, है नहीं? वही तो है बेची चिन्हित मूल्य। चिन्हित मूल्य तो दोस्तों मार्क प्राइस होता है ना हमारा। अब इसको हल करते हैं। हल करेंगे, कैसे हल करेंगे? 0 से 0 गया, है नहीं? अब क्या करेंगे हम? 10 से इधर मल्टीप्लाई हो गया तो ये 9 MP हो गया बराबर 10 की MP से गुणा तो 10 MP माइनस 10 की 772 से तो 720 हो जाएगा, है नहीं? 10 से 720 की गुणा करेंगे, है नहीं? अब क्या हो गया? ये 720 इधर आएंगे तो प्लस क्या हो जाएंगे? 9 MP से 10 MP गया तो केवल MP अर्थात मार्क प्राइस कितना आ गया दोस्तों? 720। कितना आ गया? 720। अब दोस्तों मार्क प्राइस तो आपका 720 आ गया। कितना आ गया? 720 आ गया। और तो वस्तु को 612 रुपए में बेचने पर दोस्तों सेलिंग प्राइस एसपी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? एसपी। सेलिंग प्राइस कितना दिया है? 612, है नहीं? तो छूट प्रतिशत। अब दोस्तों इसका अब छूट प्रतिशत कैसे निकालते हैं? मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो इसका डिफरेंस कितना है दोस्तों? कितना है? तो कहोगे 108 रुपए। कितने रुपए? 108 रुपए डिफरेंस है। तो
प्रतिशत छूट ज्ञात करनी है, तो प्रतिशत छूट कैसे ज्ञात करेंगे, जितना डिफरेंस होगा 108 गुणे 100 बटे किसके रिस्पेक्ट में, मार्क प्राइस के, कितना है 720, 0 से 0 गया, तो आप किससे काटेंगे, 5 6 72, 12 9 108 है नहीं, तो 3 3 9 3 दूना 6, तो 30 बटे 2 रहा, 30 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 15%, तो कितने परसेंट छूट होगा 15%, ये आपका राइट आंसर होगा। तो ये पहला तरीका तो आप लोगों को बेसिक तरीका तो समझ में आ ही गया होगा। अब दूसरा तरीका देखते हैं जो एडवांस है, एडवांस जिसको मैथ कहते हैं, वो कैसे लगाएंगे, देखिए अब दिमाग में लगाइए। टाइप 2 क्या है दोस्तों, टाइप 2 हम सीखेंगे कैसे। अब दोस्तों अब आप बताइए कि डिस्काउंट बराबर क्या होता है, डिस्काउंट बराबर होता है एमपी माइनस एसपी, अर्थात मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस है नहीं। तो अब एमपी कितना दिया है, एमपी का मान डी है, डी लिख लेंगे, माइनस एसपी का मान डी माइनस 72, डी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 72 हो गया, डी डी कट गया तो डी इक्वल टू कितना आ गया 72, 72 आ गया ना भाई, माइनस माइनस क्या हो गया, ये माइनस ये, और यहाँ पर ये माइनस 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 क्या हो गया, ये प्लस हो गया है नहीं, और डी डी प्लस माइनस का कट गया, तो डी अर्थात डिस्काउंट कितना गया 72, और ये 72 वैल्यू जो है ये 10% छूट के बराबर है, तो 72 का मान कितना है 10% है नहीं, तो 100% का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, जब इधर 0 1 बढ़ेगा तो इधर भी 1 0 बढ़ेगा, 720 तो हो गए, क्या कहोगे 720, ये क्या है आपकी मार्क प्राइस है नहीं, और एसपी कितना दिया है 612 रुपए में बेचने पर है नहीं, एसपी कितना है 612, अब 612 एसपी आपका है ना, कितना है 612, डिफरेंस कितना है अंतर 108 कहोगे, तो प्रतिशत निकाल दो भाई आराम से, कैसे निकालोगे 108 जितना डिफरेंस होगा इनटू 100 बटे एमपी है नहीं, मार्क प्राइस अर्थात कितना 720, 0 से 0, अब वही तरीका 9 8 72 नहीं 5 6 72, 12 से काटो 12 9 108, 3 3 9 3 6 3 2 6, 30 30 बटे 2, 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा, कितने परसेंट आया छूट 15%, तो ये आपका राइट आंसर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हमने दो तरीके से लगाया, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन के दोनों तरीके आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। दोस्तों ये बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, इनको हमें करने का तरीका बस पता होना चाहिए, और इन क्वेश्चनों में होता कुछ नहीं, सेकंडों में क्वेश्चन आप उड़ाओगे, ठीक है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, चलिए अपना अगला क्वेश्चन करते हैं, कैसे करेंगे, क्या क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है यदि a बराबर 2.234 कामा b बराबर 3.121 c बराबर -5.355, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc c बराबर 0 है, तो इसका मान क्या होगा है नहीं, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc का मान क्या होगा, यहाँ पर इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, a प्लस b प्लस c की वैल्यू ज्ञात करनी है दोस्तों है नहीं। तो इसको दोस्तों हमेशा याद रखो, ऐसा जब ऐसा क्वेश्चन हो तो पहले हम a प्लस b प्लस c निकाल लें, क्या निकाल लें, a प्लस b प्लस c की वैल्यू यदि 0 आ जाए, क्या आ जाए 0 आ जाए, तो उसका मान हमेशा क्या रहेगा 0 ही रहेगा। ये अपने दिमाग में ये बात बिठा लो, कभी भी आप जो है गलत नहीं होंगे, आपका हमेशा मतलब अच्छा ही जाएगा क्वेश्चन है नहीं। तो a प्लस b प्लस c की वैल्यू हम रखते हैं, पहले a का मान 2 प्लस 0.234 प्लस b की वैल्यू 3.121, अब देखो प्लस c है, c की वैल्यू कितनी है -5, माइनस प्लस माइनस 5.355। अब दोस्तों ये प्लस वाले मान जोड़ेंगे तो 4 1 5 2 3 5 2 1 3 2 1 कितना हुआ 3 हुआ,
पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगा है, 3 2 5। अब इधर माइनस का लिखा है, -5.355। अब दोस्तों ये देखो प्लस का, ये माइनस का, ये कट गया, तो क्या आया मान 0। तो हमेशा जब ऐसा क्वेश्चन हो a + b + c की वैल्यू रख के हम देख लेते हैं, ये 0 आ रहा है तो हमेशा a³ + b³ + c³ - 3abc की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0 ही होगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आएगा। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों, 0 आ गया इसको, है नहीं। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हेलो दोस्तों, चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बैंक में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के कुल 600 रुपए हैं। कितने हैं, 600 रुपए हैं, तथा सिक्कों का अनुपात 3:4:12 है, तो 25 पैसे के कितने सिक्के हैं। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसको बहुत ही एडवांस तरीके से लगाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। तो चलिए दोस्तों कैसे करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि पहले ये पैसे हैं, पहले रुपया है, फिर 50 पैसे हैं, फिर 25 पैसे हैं, तो सभी को हम पैसे में लिख लें। किस में लिख लें, पैसे में। तो 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। क्या कहोगे, 100 पैसे होते हैं सर। कितने होते हैं, 100 पैसे। फिर दूसरा 50 पैसे, यानी p मतलब पैसे, फिर 25 पैसे, 25 पैसे। अब इनका अनुपात कितना है दोस्तों, 3:4:12। तो 3 किसका है, 1 रुपए का, अर्थात 100 पैसे से 3 की गुणा, इधर 4 से गुणा, 4 का ये है और 12 का ये है, इसको 12 से गुणा। तो टोटल पैसे, कुल पैसे कितने हो जाएंगे दोस्तों, कितने हो जाएंगे बताइए, कितने हो जाएंगे, 100 × 300 ये हो गए, कितने हो गए 300, और ये कितने हुए, रेशो लगा लेते हैं, 5 को 20, 200 ये हुए, और ये कितने हुए 25, 12 × 60, 12 × 12, 12 12 × 2 = 24, 300 ये हुए। तो कुल पैसे कितने हो गए दोस्तों, कुल पैसे बराबर कितने हो गए, 300, 300, 600, 600 2 800, 800 पैसे। अब 800 पैसों की कीमत किसके बराबर है, 600 रुपयों की बराबर है। किसके रुपयों के बराबर, तो 800 पैसे इक्वल टू किसके बराबर है, 600 रुपए। अब दोस्तों 600 रुपए को हम पैसे में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए। तो 1 रुपए में 100 पैसे, तो 600 को किससे गुणा कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे, है नहीं। तो 1 पैसे की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी दोस्तों, इधर से 800 इधर जाएंगे ना तो बटे में हो जाएंगे। तो 600 × 100 बटे 80, 800, है नहीं। 0 से 0 ये कटा, है नहीं। तो 8 से काटा तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 से काटो 15 × 4 60, 150 को 2 से काटेंगे कितना आएगा, तो 72। 1 पैसे की कीमत कितनी आ गई, 72 पैसे, है नहीं। 1 पैसा बराबर 72 रुपए पैसा, है नहीं। अब कितने पैसे की कीमत बता रहा है, 25 पैसे के सिक्कों, कितने सिक्के होंगे, तो 25 पैसे का रेशियो कितना है दोस्तों, 25 पैसे का रेशियो कितना है, तो 25 पैसे का रेशियो है आपका 12, कितना है, तो 12, तो 72, तो 72 ये 72 हो गया ना, 12 है। 25 पैसे की कीमत कितनी है दोस्तों, 12, है नहीं। अब 12 जो है, तो 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 पैसे की, तो 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 72 × 12, 72 × 12 हो जाएगा, है नहीं। अब 72, ये देखो यहां समझिएगा, 25 पैसे के कुल पैसे कितने निकले थे आपके, 300 निकले थे, ऐसे समझिएगा। तो 300 गुणे है नहीं, 300 गुणे कितना आएगा, अब 72 आएगा ना। ये 1 पैसे की कीमत कितनी है, 72 है ना। तो ये 72 कहां चले जाएंगे बताइए, कहां जाएंगे दोस्तों, सॉरी
ये कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। 1 पैसे की कीमत कितनी हो जाएगी 75 हो जाएगी। वही तो गड़बड़ हो रहा था। तो कितने पैसे की कीमत पूछ रहा है 25 पैसे, तो 25 पैसे का रेशियो कितना है 12, तो 1 पैसे की कीमत 75, तो 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए दोस्तों। 1 पैसे की कीमत 75, तो 12 पैसे की कितनी हो जाएगी 75 गुणे 12 कर दोगे, तो 12 पंचे 60 का 0, 12 सत्ती 84, 84 6 कितना हुआ 90। यही तो गड़बड़ हो रहा था। तो 25 पैसे के कितने सिक्के हो जाएंगे दोस्तों, कितने हो जाएंगे 900 सिक्के। कितने 900 सिक्के, ये आपका राइट आंसर है। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जितने क्वेश्चन आज हमारे हैं सारे सिलेक्टेड और एनटीपीसी सारे इस सभी एग्जामों में किसी ना किसी में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 वर्ष पहले मीना, माया और मोनिका, 3 लोग हैं, कौन कौन, मीना, माया और मोनिका की आयु का अनुपात 13:10:12 था। 4 वर्ष बाद मीना और माया की आयु का अनुपात 5:4 होगा। माया और मोनिका की वर्तमान आयु का योग ज्ञात करना है। तो दोस्तों किसकी किसकी आयु का बात कर रहा है, माया और मोनिका। तो इसमें दोस्तों हम लड़ाई कॉन्सेप्ट से इसको लगा सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से, जो कि हमारा बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। कौन सा कॉन्सेप्ट, लड़ाई कॉन्सेप्ट। कैसे लगाएंगे देखो, कह रहा है अब देखो किसके लिए बात कर रहा है, माया और मोनिका। 4 वर्ष बाद माया और मोनिका का अनुपात दिया है ना, 4 वर्ष बाद। तो 2 वर्ष पहले कितना था भाई, 3 लोग थे, माया, मीना, माया और मोनिका। लेकिन किसका बोल रहा है, मीना और माया का बोल रहा है। तो मीना और माया का इसमें कितना हो जाएगा, मीना और माया 13 और 10 कितना हो जाएगा 13। मीना लिख लो, मीना कितना, किसका, मीना और माया है नहीं, मीना और माया, ठीक है। कितना हो जाएगा मीना और माया का 13 और 10, 13 10 है नहीं, 13 10 हो गया। अब कह रहा है देखो, अब समझने वाली बात है, 2 वर्ष पहले और 4 वर्ष बाद कितने टोटल वर्ष हुए। आज से पूछा जाए कि आज 2021 में 2 वर्ष पहले और 4 वर्ष बाद कितने वर्ष हो जाएंगे, तो 2 साल वो जोड़ेंगे, 4 साल ये जोड़ोगे, तो कितने टोटल हो जाएंगे 6 साल। तो 6 साल बाद कितना हो गया, 6 दोनों में जोड़ देंगे, है नहीं। कितना हो जाता है मीना और माया का 5 और 4 का 5 4। अब लड़ाई कॉन्सेप्ट लगाते कैसे हैं, इसकी गुणा 13 चक्कू 52, 10 पचे 50, 52 से 50 गया तो कितना आया 2, कितना आया कहोगे सर जी 2 आया, है नहीं। फिर से समझिए, 13 चक्कू 52, 10 बचे 50, 52 से 50 गया तो 2 बचा ना, घटा देते हैं। लड़ाई कॉन्सेप्ट ऐसे लगाते हैं। और 2 की वैल्यू कितने वर्ष के बराबर है, ये जो ऐड की हो 6 के बराबर। तो 2 की वैल्यू 6 बराबर, तो 1 की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी 3। भाई 2 एक कम 2 2 3 6, तो 1 की वैल्यू कितने के बराबर 3 के बराबर। अब 1 की वैल्यू 3 के बराबर आ गई, है नहीं। तो किसकी वर्तमान आयु पूछ रहा है, माया और मोनिका। तो माया का कितना है, माया का रेशियो कितना है, माया का है 10 है, गुणे 1 का मान 3, तो 10 का मान कितना हो जाएगा 10 गुणे 3। और कितने ऐड कर देंगे, 2 वर्ष पहले, वर्तमान निकाले हैं ना, 2 वर्ष से अभी कहा गया ना 2 वर्ष पहले कितनी आई थी, तो वर्तमान 2 जोड़ेंगे ना, तो 2 जोड़ देंगे, कितना आ गया 10 33 2 32 वर्ष। किसकी आ गई, माया की, है नहीं। और किसकी निकालना, मोनिका, मीना की। मीना की कैसे निकालेंगे, मीना का रेशियो कितना है 10, सॉरी मीना का 13 है, तो 13, 1 की वैल्यू 3, तो 13 की वैल्यू कैसे निकालेंगे 3 से गुणा। अब इसमें भी कितना जोड़ेंगे 2 जोड़ देंगे, क्योंकि वर्तमान निकालना है, बता चुके हैं। 13 तिया 49, नहीं 13 तिया नहीं
किसकी निकालना है? मोनिका की, सॉरी किसकी? मोनिका की। तो मोनिका का रेशियो कितना है दोस्तों? मोनिका का है 12, तो 12 गुणे 1 की वैल्यू 3, तो 12 की वैल्यू 3 से गुणा प्लस 2 कर देंगे, है नहीं? 12 36 2 38 वर्ष। मोनिका की कितनी आ गई? मोनिका यानी मोनिका की कितनी आ गई दोस्तों? 38 वर्ष। अब क्या कह रहा है? योग। योग का मतलब टोटल करना है, दोनों का टोटल जोड़ देंगे। तो 38 और 32 कितना हुआ? 40 वर्ष। कितना हो गया? नहीं 40 नहीं 70 वर्ष। कितना हुआ? 70 वर्ष। तो टोटल कितना आ गया? योग 70 वर्ष। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन बताने से पहले एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे जो मैं कंटेंट बता रहा हूं आप लोगों को कैसा लग रहा है, तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, हमें जरूर रिप्लाई करिएगा कि कैसा लगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों को शेयर करिएगा, क्योंकि दोस्तों आपके एक शेयर और सब्सक्राइब और लाइक से हम आपसे और मोटिवेट होते हैं और आपके लिए हम अच्छे से अच्छे कंटेंट ला सकते हैं और लाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों चलिए हम अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन? कह रहा है अमन ने एक बैंक से निश्चित धनराशि 2 वर्षों के लिए 20% वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली और पूर्ण धनराशि, जो पूरी धनराशि है, को करण दोस्तों दूसरे व्यक्ति हैं, करण उनका नाम है, को 2 वर्षों के लिए 25% साधारण ब्याज पर उधार दे दिया। किसको? करण को, अमन ने, है नहीं? यदि इस प्रक्रिया में 2400 रुपए अर्जित करता है, इस प्रक्रिया में कितने रुपए अर्जित करता है? 2400 रुपए अर्जित करता है, तो अमन द्वारा उधार ली गई धनराशि क्या है? तो अमन द्वारा उधार ली गई धनराशि क्या है दोस्तों? तो इसको ये दोस्तों क्वेश्चन जो है पढ़ के देखते बहुत बड़ा लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों बस लैंग्वेज हमको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना है, भाषा समझना है, और क्वेश्चन में कुछ नहीं होता। कैसे लगाएंगे? तो दोस्तों पहले बताइए कि 2 वर्षों के लिए 20% जो है चक्रवृद्धि ब्याज पर कितना परसेंटेज हो जाएगा? कितना परसेंट हो जाएगा? कितना रुपया बढ़ जाएगा? 2 वर्षों के लिए 20% पर कोई धनराशि दी जाती है तो वो कितना परसेंट बढ़कर हो जाएगी? तो दोस्तों कहोगे तो 2 वर्ष के लिए 2 वर्ष पर चक्रवृद्धि ब्याज 20%, तो कितना हो जाएगा? 20% कितना हो जाएगा? 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर कितना ब्याज बढ़ जाएगा? कितना रुपया हो जाएगा मान लो? तो जैसे कि बहुत आसान तरीका 20 + 20 × x + y + xy/100, ये फार्मूला आप लोग तो जानते ही होंगे। तो 2 वर्ष के लिए है तो दो बार कर लेंगे, है नहीं? xy मतलब 20 × 20 400, है नहीं, बटे 100, 0 0 कट गया, 20 20 40 4 44, कितना परसेंट हो गया? 44% का हो गया, है नहीं? अब एसआई का तो जानते हो, पूर्ण धनराशि किसको दिया? करण को। 2 वर्षों के लिए 25% साधारण ब्याज पर, तब 2 वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए एसआई अर्थात साधारण ब्याज पर 25%, है नहीं? तो 25 दूना कितना हो गया? 50%। कितना हुआ? 50%। तो डायरेक्ट ही निकाल देंगे, बहुत सिंपल है नहीं एसआई। अब जो है इस प्रक्रिया में 2400 रुपए अर्जित करता है, 2400 रुपए अर्जित करता है, मतलब इसका डिफरेंस कितना है? 50 से 44 गया तो 6% का। कितने परसेंट का? 6% का। अब 6% की वैल्यू कितनी है? कितने रुपए अर्जित कर रहा है? 2400। 6 कम 6 6 4 24। 1% का मान कितना हो गया दोस्तों? 400 रुपए। कितना? 400 रुपए। अब 100% की वैल्यू निकालना है, तो अमन द्वारा उधार ली गई धनराशि है नहीं, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जब इधर 2 जीरो पड़े तो उधर भी 2 जीरो बढ़ जाएंगे, है नहीं? कितना हो जाएगा? 1 2 सैकड़ा हजार 10,000 40,000। कितनी धनराशि आ जाएगी? कुल
40,000। तो दोस्तों ये तरीका बहुत ही अच्छा लगा होगा आप लोगों को। यदि अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है एक कक्षा के 40 छात्रों द्वारा औसत अंक 86 है। यदि 5 उच्चतम अंक हटा दिए जाते हैं, कितने उच्चतम अंक हटा दिए जाते हैं, 5 उच्चतम अंक हटा दिए जाते हैं, तो औसत अंक 1 से कम हो जाता है। शीर्ष 5 छात्रों के औसत अंक बताइए। शीर्ष 5 छात्रों के औसत अंक बताइए। तो दोस्तों इसको भी हम बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही शॉर्ट लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, देखो औसत अंक कितना है दोस्तों, 86 है। तो 86 हम लिख लेंगे, कितना लिखेंगे, 86 माइनस क्यों लगाया, क्योंकि अंक उच्चतम अंक हटाए जा रहे हैं। अगर जो जोड़े जाते तो हम यहाँ प्लस करते हैं नहीं। अब कितने छात्र हैं टोटल, 40। कितने हैं, 40 छात्र हैं। माइनस कितने, यदि 5 उच्चतम अंक को हटा दिया जाए तो 5 घटा दो। जो जोड़ने को कहता तो जोड़ देते यहाँ पे, है नहीं। तो औसत अंक 1 से कम हो जाता है, अर्थात -1 हो जाता है। कितना हो जाता है, 1 से कम हो जाता है, मतलब -1 हो जाता है। तो -1 की गुणा, है नहीं, जितना कम हो जाए उसकी गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो शीर्ष 5 छात्रों के औसत, 5 छात्रों का बात करा तो 5 से औसत निकालेंगे तो 5 से भाग कर देंगे, ठीक है। तो अब करेंगे कैसे, 86 का 86 माइनस 40 से 5 गया 35 हुआ, 35 ये हुआ, और 35 इंटू -1 बटे 5, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। तो 86 माइनस, अब देखो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 7। तो 86 में 7 जुड़ेगा, कितना होगा, 7 6 13, 93। कितना आ जाएगा, 93। तो औसत अंक 5 छात्रों का कितना आ जाएगा, 93। ये आपका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों अरिथमेटिक के क्वेश्चन शानदार, बहुत ही आप लोगों को बहुत ही शानदार लगे होंगे। यदि शानदार लगे हैं तो सेशन को लाइक शेयर करिएगा। तो दोस्तों अब हम पाई चार्ट से संबंधित क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों अब हम 5 क्वेश्चन डीआई से करेंगे जो कि सामने लिखी हुई है, और इसके बाद 5 क्वेश्चन पाई चार्ट से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। तो टोटल 5 कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, 10। तो दोस्तों पहला हमारा डीआई है, इससे हम 5 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो डीआई क्या कह रहा है, सारणी में 5 कंपनियां में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या एवं संगत पुरुष एवं महिलाओं का रेशियो दर्शाया गया है। ये जो सारणी दी हुई है और इसमें एक कर्मचारियों की संख्या दर्शाई गई है, दूसरी जो सारणी है इसमें रेशियो दर्शाया गया है, मेल और फीमेल का, पुरुष और महिला का। तो इससे संबंधित क्वेश्चन हम करते हैं। जैसे कि एल में कर्मचारियों की संख्या 400 है, एम में 600 है, एन में 800 है, ओ में 1000 है, पी में 1200 है। इधर रेशियो दर्शाया गया है मेल और फीमेल का। एल में कितने मेल फीमेल है, 12:8, एम में 15 और 5 का, एन में 4 और 1 का, ओ में 13 और 12 का, पी में 7 और 5 का। तो दोस्तों चलिए हम लोग जो क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन हम बताने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कंपनी पी में कार्यरत महिलाओं की संख्या एवं एल में कार्यरत महिलाओं की संख्या का रेशियो। कंपनी पी में, तो पी में दोस्तों कितने कुल कर्मचारी हैं, 1200। कितने कहोगे, 1200 गुणे, और पी का रेशियो दोस्तों कितना है, 7 और 5 का। किसके लिए कह रहा है, महिलाओं के लिए। तो महिलाओं का रेशियो कितना है, 5 बटे में क्या करेंगे, टोटल मेल और फीमेल का रेशियो पी वाला जोड़ के रख देंगे। तो 7 5 12 से भाग। रेशियो किसके लिए, एल के लिए, एल वाला। अब एल में कुल कर्मचारी कितने हैं दोस्तों, 400। कितने हैं, 400 इनटू, अब एल में भी किसके लिए कह रहा है, महिलाओं के लिए कह रहा है। तो एल का जो है महिला का कितना है, 8 हो गया, और रेशियो टोटल कितना हो जाएगा, 12 8 20, 20 से डिवाइड कर देंगे। तो 20 एकम 20, 20 विषयम 400 है नहीं, 20 विषयम 400।
12 एकम 12, 12 पंचे नहीं 12 दहम 120, 12 एकम 12, 12 एकम 12, ये 100 बार चला जाएगा, है नहीं। आप देखो 20 एकम 20, 20 पंचे 100, तो ये कितना हो पचम 25, कितना हो गया पचम 25, पचम 25, रेशियो 8 एकम 8। तो P और L का कंपनी का रेशियो कितना आ गया, में खाली औरतों अर्थात महिलाओं की संख्या का रेशियो L और P और L का 25:8। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों करते हैं अगला क्वेश्चन। क्या कह रहा है, कह रहा है कंपनी O में कार्यरत महिलाओं की संख्या उसी कंपनी में सभी कर्मचारियों का कितना प्रतिशत है। तो कंपनी O में कार्यरत महिलाएं कैसे निकालेंगे हम, O में कितने टोटल कर्मचारी है दोस्तों 1000, कितने हैं 1000 अलग निकाल लेंगे क्योंकि फीमेल का निकालना है ना, तो 1000। अब O का रेशियो कितना है 12 और 13, 13 और 12, फीमेल कितने हैं 12 और टोटल कितना हो जाएगा, महिलाएं निकालेंगे ना, तो 12 से गुणा बटे 12 13 25, तो 25 चक्कू 100, 12 चक्कू 48, 480 क्या आ जाएंगी, फीमेल आ जाएंगी। अब कह रहा है उसी कंपनी में सभी कर्मचारियों का प्रतिशत है नहीं, सभी कर्मचारी कितने हैं, कितने हैं 1000, तो 1000 से हम फीमेल का प्रतिशत निकाल देंगे। फीमेल कितना है 480, है नहीं, गुणे 100, प्रतिशत निकालते हैं तो गुणे 100 कर देते हैं। 3 जीरो नीचे के कटे, 2 1 3 जीरो ऊपर के कट गए, तो कितना परसेंट है 48%, कितना परसेंट आ जाएगा 48%, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सभी कंपनी को मिलाकर कर्मचारियों की औसत संख्या क्या है। तो दोस्तों औसत संख्या कैसे निकालते हैं, पदों का योगफल जितने पद हो जोड़ लेते हैं बटे पदों की संख्या, तो इनको हम जोड़ लें तो 0 0 0 0 0 0 का 0, औसत निकालना है ना, एवरेज टोटल एवरेज, टोटल एवरेज कैसे 0 0 0 का 0 हो गया, इसका भी 0 हुआ, 6 4 10 10 8 18 18 तो 20 का 0 हासिल, कितना 2 2 2 4 4000, और बटे किससे डिवाइड करेंगे, कितने नंबर है कितनी कंपनियां हैं 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर देंगे, तो 5 एकम 5, 5 अट्ठी 40, 2 जीरो बचा लिख दिया, तो कितना आ गया औसत 800, कितना आएगा 800, ये आपका राइट आंसर है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा लग रहा होगा सेशन दोस्तों, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि कैसे हमको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि कैसे हमको करना है। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों हमारा चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4th नंबर का कह रहा है कंपनी एम में कार्यरत महिलाओं की संख्या क्या है। तो इसको हम बहुत ही अच्छी तरीके से करेंगे। कंपनी एम में दोस्तों टोटल कर्मचारी कितने हैं 600, क्या कहोगे एम में कितने कर्मचारी हैं 600, कितने हैं 600, है नहीं। और क्या निकालना है महिलाओं की संख्या, फीमेल की संख्या निकालना है। कंपनी एम ये है उसमें क्या निकालना है फीमेल की संख्या। अब एम में जो दोस्तों रेशियो कितना है 15 और 5 का, कितना है 15 और 5 का, 15 मेल है फीमेल कितना है 5, और फीमेल ही निकालना है था महिलाएं, तो 5 से गुणा कर देंगे बटे टोटल रेशियो का जोड़ के भाग कर देंगे। तो एम में टोटल कितना है 15 और 5 कितना हो जाएगा दोस्तों 20, तो 20 एकम 20, 20 तिया 60, 60 हो गया, 0 बचा 0, तो 30 की गुणा 5 है, 5 तिया 15, 0 बचा तो 0 रख दिया। तो कितनी संख्याएं हैं महिला कंपनी एम में महिलाओं की संख्या कितनी है 150, ये आपका राइट आंसर होगा। तो अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, कंपनी एन एवं पी में कार्यरत पुरुष कर्मचारियों की कुल संख्या, टोटल संख्या निकालना है। दो कंपनियों में कौन सी एन और पी में कौन से पुरुष कर्मचारी, तो एन में जो है पुरुष कैसे निकालेंगे, एन में टोटल कर्मचारी कितने हैं 800, कितने हैं दोस्तों 800 गुणे एन का रेशियो कितना है 4 और 1 का, है नहीं, 4 मेल है फीमेल 1 है, तो पुरुष निकालना है तो मेल के लिए कितना है 4, 4 से गुणा बटे टोटल रेशियो से भाग, 4 1 5, 5 हो गया। अब दोस्तों कुल निकालना है तो जोड़ यानी प्लस का निशान लगा देंगे। कौन सी कंपनी पी, पी। अब पी में टोटल कर्मचारी कितने हैं 1200, कितने हैं 1200 गुणे
पी में पी का रेशियो कितना है 7 और 5, 7 जो है मेल का है, मेल का ही निकालना है तो 7 से गुणा बटे 7 और 5 कितना हुआ रेशियो 12, 12 से भाग, 12 एकम 12, 12 एकम 12, ये 100 हुआ है नहीं। 5 एकम 5, ये कितना हुआ 5 एकम 5, 3, 5 छक्का 30, 160, तो कितना हो जाएगा 16 चक्कू 64, जीरो बचा, जीरो रख दिया, 640 प्लस 100 की 7 से गुणा तो 700, टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों 0, 4, 7, 6, 13, 1340 कर्मचारी जो हैं कंपनी एन और पी में, केवल पुरुष कर्मचारी, कंपनी और पी में टोटल पुरुष कर्मचारी कितने हैं 1340। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये पांचों क्वेश्चनों के आंसर आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। ये समझ में आए हैं तो सेशन को लाइक शेयर प्लीज करिएगा, क्योंकि एक सेशन, एक लाइक से और एक सब्सक्राइब से हमारा चैनल और हम जो है बहुत ही मोटिवेट होंगे आपसे। तो चलिए हम लोग अब पाई चार्ट के क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों अब हमारा पाई चार्ट से संबंधित क्वेश्चन है, जो कि हम पाई चार्ट से संबंधित 5 क्वेश्चन आपको कराएंगे और बेहतरीन क्वेश्चन कराएंगे जो एग्जाम के लेवल से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कह रहा है दिए गए पाई चार्ट का अध्ययन करो और प्रश्नों के उत्तर दो। यात्रियों की कुल संख्या दोस्तों दिया हुआ है 8500, कितना दिया हुआ है 8500। अब ट्रेन ए है उसमें 13% है, ट्रेन क्यू है 19% है, ट्रेन आर है 9%, ट्रेन एस है 24%, ट्रेन एम 20%, ट्रेन एल 15% है नहीं। ये अलग अलग ट्रेनें हैं जिनका परसेंटेज दिया है और कुल यात्रियों की संख्या कितना है 8500। तो दोस्तों यहाँ से हम इसको और शार्ट बना लेते हैं। कैसे शार्ट बनाएंगे? अब दोस्तों पूरा जो चार्ट है परसेंटेज दिया है तो टोटल क्या कितना है 100% है। कितना परसेंट है 100%। अब 100% की वैल्यू कितनी दी है भाई? कुल कर्मचारी कितने हैं 8500, यानी 100% का मान कितना है 8500। तो 1% का मान कितना आ जाएगा? इधर 2 जीरो कटे, इधर 2 जीरो कटे, कितना आ गया 85 आ गया। इतना समझ में आया होगा है नहीं। अब चलो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ट्रेन एम, ट्रेन आर और ट्रेन क्यू में मिलाकर यात्रियों की औसत संख्या ज्ञात करो। तो ट्रेन एम में कितने हैं दोस्तों? एम प्लस आर प्लस क्यू, 3 ट्रेनें हैं। तो एम में परसेंटेज कितना है 20, कितना है 20। आर में कितना है 19 प्लस क्यू में कितना है, आर में कितना है 9 सॉरी, क्यू में कितना है 19 है नहीं, इनटू 1% की वैल्यू 85। तो इतना ये परसेंटेज ही तो आया, इसकी गुणा किससे कर देंगे 85 से कर देंगे है नहीं, बटे औसत निकालेंगे। कितनी ट्रेनें हैं 1 2 3, 3 से डिवाइड, क्योंकि औसत निकालते हैं जितने नंबर होते हैं उससे डिवाइड कर देते हैं नहीं। अब इसको जोड़ो, 9 9 18 का 8, 2 1 3 1 4 इंटू 85 बटे 3, 3 एकम 3 16 3 48। तो 16 पंचे 80 का 0, 16 अट्ठी 112, 112 और कितना हुआ 8, 16 अट्ठी 128 सॉरी 16 अट्ठी 128, 16 पंचे 80, 128 में 8 जोड़ो तो 6 3 136। तो 1360 कर्मचारी हैं। कौन ट्रेन एम आर क्यू में टोटल यात्री कितने हैं और टोटल यात्रियों की औसत संख्या कितनी है, सॉरी औसत संख्या कितनी है 1360। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है यदि ट्रेन आर में 34% यात्री महिला है और 26% क्या है बच्चे हैं, ठीक है, तो ट्रेन में पुरुषों की संख्या बताओ। क्या बताना है? पुरुषों की संख्या बताना है। तो दोस्तों इसको भी हम बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। तो ट्रेन आर का परसेंटेज दोस्तों कितना है 9%। कितना है? ट्रेन आर जो है इसका परसेंटेज कितना है 9%। अब 1% की वैल्यू तो आप लोग निकाल ही चुके हो, कितना है 85। तो 9% की वैल्यू कितनी हो जाएगी
तो 9 से गुणा कर देंगे, कितने 9 से 85 की गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 9 पचे 45, 9 अठी 72, 72 4 76 है नहीं, 9 पचे 45 का 5, 9 अठी 72 4 76। तो ट्रेन आर में टोटल ये क्या निकला, टोटल यात्री कितने हैं 776। अब कह रहा है 34% महिला है, 26% बच्चे हैं। तो दोस्तों टोटल ये 100% के बराबर होगा ना, कितना होगा 100% के बराबर। तो 100%, तो दोस्तों 100 है, टोटल 100% होता है ना, 100% की यानी टोटल यात्री कितने हैं 765, कितने हैं 765। अब उसमें कह रहा है 34% महिलाएं हैं, 34% ये हो गए, प्लस 26% पुरुष बच्चे हैं। तो 34 और 26 जोड़ लेंगे, 100 से माइनस कर देंगे तो क्या पता चल जाएगा हमें, पुरुष पता चलेगा कितने पुरुष कर्मचारी हैं, कितने परसेंट पुरुष कर्मचारी है ना। तो 100 से 100 माइनस 34 और 26 कितना हुआ 0 6 4 10 3 2 5 1 6, यानी 100 से 60 गया तो 40%, कितना रहा 40%। अब 786 का कितने परसेंट पुरुष है 40%, तो इसका 40% निकाल दो, तो मेल कितना हो जाएगा मेल, तो 765 गुणे 40 बटे 100, 0 0 कटा, 2 दूनी 4 2 पंचे 10, 5 से इसको काटोगे 5 एकम 5 5 25 5 तिया 15 है नहीं। अब 153 की 2 से गुणा, तो 3 दूना 6 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1 3 2 एकम 2 1 3, 306 क्या होंगे पुरुष होंगे, सॉरी क्या होंगे दोस्तों पुरुष कर्मचारी होंगे, पुरुषों की संख्या, सॉरी पुरुषों की संख्या कितनी होगी 306 होगी है नहीं। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, किस ट्रेन में यात्रियों की दूसरी सर्वाधिक संख्या है, कौन सी दूसरी सर्वाधिक संख्या पूछ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों इसको हम देखते ही अर्ली सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, हमें बस नजरिए का फर्क होता है, क्वेश्चन सारणी देखते हैं उसको सही तरीके से हमें डिफाइन करना होता है, ठीक है। तो जिस ट्रेन का परसेंटेज सबसे ज्यादा होगा, जाहिर सी बात उसमें यात्रियों की संख्या सबसे ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका है दोस्तों, ट्रेन एस का है, तो सबसे ज्यादा यात्री किसमें ट्रेन एस में। और बट पूछ क्या रहा है, किस ट्रेन में यात्रियों की दूसरी सर्वाधिक संख्या, तो ट्रेन एस में तो सर्वाधिक हो गए, उससे कम किसमें होंगे, उससे कम परसेंटेज 20 है, तो 20 का था ट्रेन एम, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ट्रेन एम का है नहीं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा एम। इसको तो देख के हम लोग क्या कर दिए है नहीं। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों 4 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है ट्रेन क्यू में यात्रियों की संख्या ट्रेन ए और ट्रेन आर में यात्रियों की कुल संख्या का कितने प्रतिशत है। तो दोस्तों ट्रेन क्यू, अब दोस्तों जो है इस वाले डाटा से हमें मतलब नहीं, इसी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी परसेंटेज दिया है और परसेंटेज ही पूछ रहा है। तो दोस्तों देखो कैसे करते हैं, तो ट्रेन क्यू में कितना है परसेंटेज दोस्तों, क्यू में कहोगे 19%, कितना है 19 है नहीं। और किस ट्रेन की बात कर रहा है, ट्रेन ए और आर, तो ए प्लस आर कितना है, ए प्लस आर कहोगे, ए का मान है 13 प्लस आर की वैल्यू है 9, कितना हो गया 13 9 22, 22% हो गया ना। यात्रियों की कुल संख्या का कितने प्रतिशत है, यात्रियों की कुल संख्या का प्रतिशत कितने प्रतिशत है, ए और आर है नहीं। तो ए और आर का कितने प्रतिशत है, कौन क्यू, किसके रिस्पेक्ट में कह रहा है ए प्लस आर ट्रेन के है नहीं, तो जिसके रिस्पेक्ट में कहे उसकी वैल्यू कहाँ रखते हैं नीचे है नहीं। और किसके लिए कह रहा है 19 ट्रेन क्यू के लिए, इनटू प्रतिशत निकालते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कैसा हो जाएगा 2 से काटो तो कितना हुआ 11 दूनी 22, ये हुआ 50, तो कितना हुआ 19 पंचे 95, 0 का 0 बटे 11 से डिवाइड कर देंगे, 11 एकम 11, 11 अट्ठी 88, 95 से 88 गया तो 7 और 0 70 हुआ, 11 छक्का 66, 70 से 66 गया तो 4 बचा, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया 40 हुआ, 11 तिया 33 है नहीं, और 40 से 33 गया तो कितना बचा 70, 7
दशमलव लगा है 0 बराबर 70, 11 छक्का 66, तो कितना आ गया 86.36%। कितने परसेंट है 86.36%। ये आपका राइट आंसर होगा। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों पाई चार्ट का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, ट्रेन एल में यात्रियों की संख्या की तुलना में ट्रेन एम में कितने प्रतिशत यात्री अधिक हैं? कितने प्रतिशत यात्री अधिक हैं? तो दोस्तों इस डाटा से मतलब नहीं, क्योंकि परसेंटेज निकालना, इसी से मेरा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो एल में कितना परसेंट है दोस्तों? एल में कहोगे 15%। कितने परसेंट यात्री हैं? 15%। और एम में कितना है दोस्तों? कितना है? 20%। कितना है? 20%। तो कितना अधिक है दोस्तों एल से एम में? डिफरेंस कितना है? 5% का। कितना है? 5% का कहोगे। अब किसकी तुलना में? ट्रेन एल में यात्रियों की संख्या की तुलना में। किसके रिस्पेक्ट में कह रहा है? एल के रिस्पेक्ट में, है नहीं? एल की तुलना में ना, तो एल की वैल्यू कहाँ रखेंगे हम? नीचे। एल की वैल्यू कितनी है? 15। अधिक कितना है? 5 इंटू प्रतिशत निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई। 5 कम 5, 5 तिया 15, 100/3 क्या लिख सकते हो? 33 सही 1/3% या 33.33%, है नहीं? दोनों मान राइट होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये मैथ का सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब प्लीज करिएगा। तो दोस्तों इसके बाद हम स्टैटिक जीके के क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अब हम स्टैटिक जीके के क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों हम ना कि ऑप्शन राइट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, बट ऑप्शन जितने ऑप्शन होंगे उससे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट भी आप लोगों को बताएंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि ब्रिक्स देशों की मुद्रा नहीं है। तो दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज कल के पेपर में जो एग्जाम होते हैं किसी ना किसी देश की मुद्रा तो पूछ ही ली जाती है। तो दोस्तों क्यों ना हम ब्रिक्स के जितने देश हैं सारे देशों की मुद्रा का पोस्टमार्टम करते हैं। कैसे करेंगे? अब देखो ब्रिक्स देशों में कितने देश हैं हम पहले ये जानेंगे। तो ब्रिक्स की फुल मीनिंग क्या होगी? BRICS क्या होगी? ब्रिक्स, है नहीं? B से हो जाएगा आपका ब्राजील। क्या हो जाएगा दोस्तों? ब्राजील। R से रूस, I से इंडिया, क्या हो जाएगा? इंडिया। C से चाइना, चाइना। S से साउथ अफ्रीका, क्या हो जाएगा दोस्तों? साउथ अफ्रीका, है नहीं? अब इनके हम जो है इनकी मुद्रा के बारे में बात करें तो ब्राजील की दोस्तों क्या होती है? ब्राजील की होगी आपकी रियाल। क्या होगी? रियाल। रूस की क्या होगी दोस्तों? रूस की क्या होगी? रूबल। क्या होगी? रूबल। और इंडिया की तो पता है क्या है? रुपया। सी अर्थात चाइना की क्या है दोस्तों? रेमेनबी। रेमेनबी। दूसरा नाम क्या है इसका? चाइना की मुद्रा का युआन। क्या नाम है? युआन। अब साउथ अफ्रीका की मुद्रा का नाम क्या है दोस्तों? क्या है? तो क्या बताओगे? रैंड। क्या है? साउथ अफ्रीका की मुद्रा का नाम क्या है? रैंड। ठीक है, तो ऑप्शन में कौन सा नहीं है? रियाल है, कहाँ की? ब्राजील की। रूबल कहाँ का है? रूस का। रेमेनबी कहाँ की है? चाइना की। और बोलीवर नहीं है, तो बोलीवर ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों आपसे अगर जो ये क्वेश्चन पूछा जाए कि बोलीवर मुद्रा किस देश की है, तो आपका जवाब क्या होगा? राइट आंसर वेनेजुएला। वेनेजुएला। वेनेजुएला की मुद्रा क्या है दोस्तों? बोलीवर है। तो उम्मीद करता हूँ ये पहले क्वेश्चन के ये सारी जो मुद्राएं हैं क्लियर हो गई होंगी। तो दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता से होता है? तो पहला ऑप्शन है कैडमियम, दूसरा मरकरी, तीसरा नाइट्रेट, चौथा फ्लोराइड। तो राइट आंसर आपका होगा नाइट्रेट। क्या होगा? नाइट्रेट। नाइट्रेट की कम अधिकता से दोस्तों ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है। तो पहला ऑप्शन जैसे है कैडमियम,
कैडमियम से दोस्तों इटाई रोग होता है। कौन सा रोग होता है? इटाई। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है। कैडमियम से की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इटाई होता है। और मरकरी बोले तो पारा, क्या होता है? पारा का सैंपल क्या होता है? Hg। क्या होता है? Hg। अब Hg की बात करें तो Hg की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? बताइए कौन सा रोग होता है? मिनीमाता। कौन सा होता है? मिनीमाता। और दोस्तों पारा से क्या याद आता है? मरकरी से। ये मरकरी जो होती है दोस्तों कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। किस अवस्था में? द्रव अवस्था में पाई जाती है। अर्थात पारा जो होता है मरकरी, कमरे के ताप पर क्वेश्चन पूछाता है कौन सी धातु जो है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो मरकरी अर्थात पारा। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? मिनीमाता। कैडमियम की कमी से कौन रोग, अधिकता से कौन सा रोग होता है? तो इटाई। ठीक है। और फ्लोराइड से दोस्तों क्या होता है? दांत खराब हो जाते हैं। दांत खराब हो जाते हैं। तो फ्लोराइड की कमी से कौन सा क्या दिक्कत होती है शरीर में? दांत खराब होने लगते हैं। तो दोस्तों ये दोनों क्वेश्चनों के सारे डाउट आपको क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है वर्मी कल्चर का संबंध है। पहला ऑप्शन है अंगूर, केचुआ, रेशम कीट, मधुमक्खी पालन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? केचुआ। अदर ऑप्शन की बात करें तो अंगूर के पालन को क्या कहा जाता है? उत्पादन को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो विटीकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विटीकल्चर। इसके अलावा रेशम कीट की बात करें तो रेशम कीट के पालन को क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर। क्या कहा जाता है दोस्तों? सेरीकल्चर, है नहीं? क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर। और मधुमक्खी पालन की बात करें तो मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है दोस्तों? मधुमक्खी पालन को कहा जाता है एपीकल्चर। क्या कहा जाता है दोस्तों? एपीकल्चर। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रस्तावना में संशोधन किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? तो पहला ऑप्शन है पहला संविधान संशोधन, दूसरा 42वां, तीसरा 86वां, चौथा 101वां। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत प्रस्तावना जोड़ी गई। प्रस्तावना शब्द जोड़ा गया जिसके अंतर्गत 3 शब्द जोड़े गए। कौन सा संविधान में कौन से 3 वर्ड जोड़े गए? तो समाजवाद, अखंडता और पंथ निरपेक्ष। कौन सा शब्द? पंथ निरपेक्ष। तो दोस्तों 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत प्रस्तावना के शब्द जोड़ा गया जिसके अंतर्गत 3 शब्द जोड़े गए। क्वेश्चन बहुत दोस्तों ये पूछा जाता है कौन से शब्द? समाजवाद, अखंडता और पंथ निरपेक्ष। ठीक है। और 42वां संविधान संशोधन हुआ किस सन में था दोस्तों? 1976 में। लागू कब हुआ दोस्तों? 1977 में है। तो 1977 से लागू हुआ। अदर ऑप्शन की बात करें जैसे कि पहला है तो पहला संविधान संशोधन दोस्तों कब हुआ? 1951 में हुआ, जो कि 9वीं अनुसूची से संबंधित है। 9वीं अनुसूची से संबंधित है। वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं दोस्तों? 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है। तो पहला संविधान संशोधन 1991 में हुआ, 9वीं अनुसूची से संबंधित है। प्रस्तावना शब्द जो है संविधान के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया जिसमें 3 वर्ड जोड़े गए, समाजवाद, अखंडता, पंथ निरपेक्ष। और किस सन में हुआ? 1976 में। लागू कब हुआ? 1977 से, है नहीं? अब अगला क्वेश्चन है, अगला ऑप्शन है 86वां। तो 86वां जो संविधान संशोधन है दोस्तों इसमें क्या हुआ? और अगला है जो 101 से दोस्तों याद आ रहा होगा जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स।
वस्तु एवं सेवा कर, हिंदी में बात करें तो जीएसटी लागू कब हुआ? 1 जुलाई 2017 से, 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हुआ। कौन सा संविधान संशोधन था दोस्तों? 101वां। कौन सा? 101वां। और 86वां संविधान संशोधन की बात करें तो ये 2002 में हुआ। कब हुआ? 2002 में। और ये 21A के अंतर्गत इसमें बताया गया कि निःशुल्क शिक्षा के बारे में। किसके बारे में? निःशुल्क शिक्षा के बारे में। किसके बारे में? निःशुल्क शिक्षा के बारे में 86वां संविधान संशोधन के बारे में बताया गया। कब हुआ? 2002 में। 101वां जीएसटी से संबंधित है। जीएसटी भारत में कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 से। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों आज के सेशन का मेरा लास्ट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? कह रहा है वह तरंग जिसे माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, कि मतलब वो तरंग कौन सी है जिसमें माध्यम अर्थात किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो पहला ऑप्शन है गामा किरणें, बी ऑप्शन है एक्स किरणें, सी ऑप्शन है प्रकाश किरणें, डी ऑप्शन है सभी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा सभी। क्या हो जाएगा? सभी। तो दोस्तों वह माध्यम क्या होता है? जैसे कि माध्यम की बात करें तो ये ऐसी किरणें होती हैं जो EMV की बात करें, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसी में ये जो है तरंग वेव चलती है जिसमें इन तरंगों में किरणों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, नहीं होती है। तो दोस्तों ये किरणें जो है जैसे कि गामा किरणें, एक्स किरणें, प्रकाश किरणें, ये EMV पर आधारित होती हैं। बात कहें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पर आधारित होती हैं। ऐसी किरणों को चलने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो दोस्तों और इससे अदर फैक्ट की बात करें तो जैसे कि गामा किरणों के खोजकर्ता पूछे जाते हैं। गामा किरणों के खोजकर्ता पूछे जाते हैं। कौन खोजकर्ता था? गामा किरणों की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकुरल ने की थी। दोस्तों बहुत ज्यादा पूछा जाता, हेनरी बेकुरल ने किसकी? गामा किरणों की खोज की थी। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किन किरणों की भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है? तो गामा किरणों की भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है, अर्थात इनकी भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है। कितनी होती है? सर्वाधिक, सबसे ज्यादा होती है। भेदन क्षमता की बात करें तो भेदन क्षमता आर पार देखने की क्षमता, अर्थात आर पार देखने की क्षमता को क्या कहते हैं? भेदन क्षमता कहते हैं। गामा किरणों की भेदन क्षमता सबसे ज्यादा होती है। ठीक है। और एक्स किरणों की बात करें तो एक्स किरणों की खोजकर्ता कौन है दोस्तों? तो रांस्टन है। कौन है? रांस्टन ने एक्स किरणों की खोज की थी। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्स किरणों का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो चिकित्सा विभाग में किया जाता है। चिकित्सा विभाग में एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आज का सेशन कमेंट में करके बताइए कि कैसा लगा। यदि सेशन अच्छा लगा है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा कि कैसा लगा, और अपने मित्रों को हमारा नीर 143 क्लासेस शेयर करिएगा और उससे बोलिएगा कि सब्सक्राइब करें। और दोस्तों जो कमियां हो हमारे अंदर वो बताइएगा, उनको मैं सुधारूं और जिससे मैं और मोटिवेट हूं आपके लिए अच्छे से अच्छे बेहतरीन सेट सॉल्व करवाऊं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।